हम फिर इसी बात को लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने शब्द रचना थोड़ी सी क्या की है, अब गुण गुणी ऐसा शब्द रख लिया। गुणी शब्द किसके लिए है? द्रव्य के लिए, और सामने गुण तो है ही था। अभी आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ संबंध में जोड़ दिया है। हर्षी साहब, संबंध में जोड़ने के कारण ये दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ संबंधी बन गए हैं। अब जैसे आप देखिए कि माँ बेटे के बीच में, आप ये बताइए, माँ के बिना बेटा रह सकता है कि बेटे के बिना माँ रह सकती है? ये आधार आ गया ना, द्रव्य है तो गुण है। द्रव्य के बिना गुण रहेगा कहाँ पर? माँ के बिना तो बेटा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है कि कंपल्सरी, तो हम इसके अंदर ये संबंध जो जोड़ेंगे ना, वो एक प्रकार का एक संबंध, दूसरा संबंध, तीसरा संबंध, ऐसे जोड़ करके आपको बोलना है साहब। नंबर एक, अब एक संबंध में क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये संबंध होगा आधार, आधेय, हाँ बोलेंगे आप, देखो मैंने क्या लिखा है, आधार आधेय संबंध। अब ये संबंध का मतलब क्या हुआ? आधार के साथ जो आधेय है वही आधेय आधार में ही रहेगा, बिना उसके नहीं रहेगा। आधार द्रव्य, आधेय गुण। अब गुण आधार के रूप में द्रव्य में रहेगा साहब, गुण आधेय बन गया है बिना उसके। इधर इधर देखिए, ये दिस इज व्हाइट क्लॉथ। अब दिस इज क्लॉथ बोलना ज्यादा उचित है कि दिस इज व्हाइट क्लॉथ बोलना ज्यादा उचित है? दो सेंटेंस में फर्क क्या पड़ रहा है श्वेता बहन, बोलिए। विच इज द करेक्ट सेंटेंस, विच इज द राइट सेंटेंस? नहीं, चलो साहब बोलो, चंद्रेश भाई बोलो, क्या बोलना? क्लॉथ व्हाइट बनने से व्हाइट क्लॉथ का गुण बताता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कौन सा सेंटेंस करेक्ट लगता है, कौन सा सेंटेंस गलत लगता है। Either you can say this is the cloth or you can use the word this is white cloth. कुंजल बहन बोलो, શું સમજાયું? This is white clothes. हाँ चलिए साहब बोलो, मालती बहन साहब बोले था ना हमारा। हाँ, this is white clothes. गुण बतावे छे white. बतावे तो दिस इज क्लॉथ बोलो तो गलत होता है? हाँ, कलर वालों छे white. आप देखिए, पहले ये समझिए, दिस इज क्लॉथ अगर बोलने से भी गलत नहीं हो रहा है, और दिस इज व्हाइट क्लॉथ बोलने से भी गलत नहीं हो रहा है। जब आपने दिस इज क्लॉथ बोला तब आपने गुण नहीं लिया था, और दिस इज व्हाइट क्लॉथ बोला तब आपने जो है गुण लेकर बोला था। अब मैं ये बोलूं कि ये मालती बहन है तो ये भी गलत नहीं है, और फिर ये बोलूं कि इसकी मम्मी है तो और गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो मैंने बोला कि भाई इनकी इसकी का मम्मी है, तो वहां पर आपको मैंने रिलेशन के साथ बताया, और यहाँ विदाउट रिलेशन मैंने खाली नाम बताया। वैसे व्हाइट क्लॉथ बोलने से आपने गुण लेकर के बताया, और दिस इज क्लॉथ बोलने से विदाउट गुण आपने बताया। बात इतनी सी है। तो जब यहाँ पर नंबर एक का पहला संबंध अगर रिलेशन में जोड़कर बोलो तो आपका बोलने का पड़ेगा कि दिस इज व्हाइट क्लॉथ। वैसे यहाँ पर जो है द्रव्य गुण वाला है, गुणवान द्रव्य है, गुण आधे है, द्रव्य आधार है। अब आप दूसरा शब्द ये बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में ये संबंध है,
गुण गुणी संबंध, गुण का गुणी के साथ संबंध, गुणी का गुण के साथ संबंध, माँ का बेटे का संबंध, बेटे का माँ के साथ संबंध। तो माँ बेटे जब हमने शब्द जोड़ दिया, वैसे यहाँ पर गुण गुणी शब्द जोड़ दिया। यदि गुण गुणी के संबंध में हमने ये बताया कि जहाँ गुण है वहाँ गुणी कंपलसरी है, जहाँ गुणी है वहाँ गुण कंपलसरी है। क्या है, गुण गुणी का संबंध जो हो गया तो ये साथ में जुड़ा है। अब गुण के बिना गुणी नहीं रहेगा और गुणी के बिना गुण नहीं रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस रचना करके आप बोलेंगे। गुण है तो गुणी है, गुणी है तो गुण है। अब इसमें कंपलसरी अवश्य शब्द जोड़ दीजिए। गुण है तो गुणी अवश्य है, गुणी है तो गुण अवश्य है। यानी अविनाभाव संबंध हो गया ना, अविनाभाव संबंध बना दिया। अभी आप रुकिए, आप रुकिए, आगे आगे मैं कर रहा हूँ। आगे आपको क्या संबंध आएगा यहाँ पर। अब ये दूसरा लिया, अब ये तीसरा लेते हैं, तो इसको कहते हैं अविनाभाव। हाँ जी, अब बोलिए आप। अविनाभाव इस शब्द का मीनिंग क्या हुआ चोरिया? भाव का मतलब क्या हुआ? जिसके बिना जो रहे ही नहीं, ये बात है। अभी मैंने आपको क्या पूछा, माँ के बिना बेटा रह सकता है कि बेटे के बिना माँ रह सकती है? अब छोटा है तब की बात है, हाँ, बड़े की बात नहीं करते, नहीं रह सकते। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, गुण के बिना गुणी रहेगा कि गुणी के बिना गुण रहेगा? द्रव्य के बिना गुण रहेगा कि गुण के बिना द्रव्य रहेगा? इधर देखिए, व्हाइटनेस के बिना कपड़ा रहेगा कि कपड़े के बिना व्हाइटनेस रहेगी? कपड़े के बिना व्हाइटनेस नहीं रहेगी। कपड़ा ही नहीं होगा तो व्हाइटनेस नहीं होगी। दोनों के साथ बोलना है आपको। अविनाभाव में बोथ द साइड। व्हाइटनेस के बिना कपड़ा नहीं रहेगा, कपड़े के बिना व्हाइटनेस नहीं रहेगी। आपने व्हाइट को बदल करके महिलाओं ने अगर लाल कर दिया तो लाल होने ना कोई तो रहेगा। बिना गुण के तो एक भी द्रव्य नहीं रहेगा सर। आपने गुण की पर्याय बदल दी है। सफेद लाल पीला ब्लू ग्रीन हरा जो भी कुछ है वो गुण के पर्याय है। तो बिना गुण के तो एक भी, मतलब बिना किसी कलर के तो एक भी पुद्गल द्रव्य नहीं रहेगा, वो उसके साथ अनिवार्य जुड़ गया था। क्या लाया? अब जब भी पुद्गल द्रव्य रहेगा तो किसी न किसी वर्ण वाला ही रहेगा, और जब कोई ना कोई रंग रहेगा तो वो पुद्गल के साथ ही रहेगा। पुद्गल को छोड़ करके कलर अन्य किसी भी द्रव्य में रहता ही नहीं है। अन्य कोई भी द्रव्य रंग वाले होते ही नहीं, इसलिए अरूपी अवर्णी कहे गए हैं। लेकिन अब रूप रंग शब्द तो है ना, तो वो जिसमें रहेंगे वो पुद्गल द्रव्य बस। तो पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श के साथ अविनाभाव। तो जैसा पुद्गल का वर्ण गंध के साथ अविनाभाव है, वैसा आत्मा का भी तो अपने गुण के साथ अविनाभाव संबंध है। इधर देखिए, आधार आधे में क्या है, अविनाभाव बैठे या न भी बैठे, कैसे समझने की कोशिश करिए। कटोरी में पानी लिया है, ग्लास में पानी लिया है साथ। अब ग्लास क्या बन गया? आधार। पानी क्या हो गया? आधार आधेय। ग्लास में पानी है। अब कल आप बोलेंगे सब ग्लास के बिना पानी रहेगा। आकाश के अंदर बादलों में पानी है, तो चलो भाई ठीक है, ग्लास के बिना कोई दूसरा आधार बन गया। लेकिन यहाँ पानी भी और ग्लास भी दोनों द्रव्य है। थोड़ा ध्यान दीजिए, पानी भी द्रव्य है, ग्लास भी द्रव्य है। इसलिए यहाँ और गुण गुणी की बात नहीं बैठती। यहाँ एक गुण है, दूसरा गुणी है। यहाँ गुणी है और एक दूसरा है। माँ है और माँ से उत्पन्न हुआ बेटा है, इसलिए दोनों के बीच में आधार आधे भाव संबंध है। जब बेटा माता के गर्भ में है तब आधार आधे भाव संबंध है।
अब जन्म हो गया है तो माँ बेटे के साथ अविनाभाव संबंध है। बात तो वही आई ना। तो यहाँ पर जब आप दूसरों में संबंध बैठा सकते हो तो आत्मा में आत्मा के गुणों का अविनाभाव संबंध होगा के साथ में। तो शरीर भी एक द्रव्य है, पुद्गल का द्रव्य है, और आत्मा भी एक द्रव्य है। तो क्या होगा, अविनाभाव कैसे बैठेगा? शरीर के बिना आत्मा रहेगी ही नहीं, आत्मा के बिना शरीर रहेगा ही नहीं। ऐसा अविनाभाव हो जाएगा तो फिर मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष में क्या होता है, सर्वथा शरीर द्रव्य के बिना आत्मा अकेली रहती है, इसी का नाम मोक्ष है। और जब आत्मा मोक्ष में चली जाएगी तो वहां शरीर रहेगा ही नहीं, अशरीर। तो ये बात नहीं बैठने वाली है। दोनों आपने द्रव्य ले लिए, आपको क्या लेना है? द्रव्य के साथ गुण का अविनाभाव संबंध लेना है, गुण गुणी का अविनाभाव संबंध लेना है। द्रव्य आधार है, गुण आधे है। द्रव्य बेस बनाइए द्रव्य को, और उसके बेस के साथ में रहने वाला गुण जो है, अब वो गुण कौन से हैं? ज्ञान दर्शन आदि है। तो ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है उसको रखने वाला गुणी द्रव्य कौन है? तो ज्ञान दर्शन आदि गुण को रखने वाला एकमात्र आत्म द्रव्य ही है। आत्म द्रव्य के सिवाय ज्ञान दर्शन आदि गुण अन्य किसी भी द्रव्य में रहते ही नहीं है। तो यहाँ पर पहले आपको क्या नक्की करना है? पहले जब तक आधार नक्की नहीं होगा वहां तक आधे नक्की नहीं होगा। आपको कपड़ा पसंद है, महिलाएं जाती है उनको साड़ी पसंद है, बोलिए, महिला कहती है साड़ी पसंद है, ये कपड़ा पसंद है, लेकिन ये कलर नहीं पसंद है, मेरे को कलर दूसरा चाहिए था। महिलाओं को कपड़े से मतलब होता है कि कलर और डिजाइन से मतलब होता है? कोई नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है। अब दोनों में से देखने जाइए साहब, तो दो में से कौन अलग अलग है? पुरुष साथ में है और महिलाएं खरीदी कर रही है, जो कि डाया पुरुष से कोई दारो हाथे न रहू चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर वो खरीदी कर रही है तो पुरुष कहेगा कि कपड़ा देखो, नहीं ये कपड़ा बहुत अच्छा है, वीविंग अच्छी है, ये टिकाऊ है, ये ज्यादा टिकेगा, ज्यादा रहेगा। तो महिला सामे તમે ચૂપ રહો ને, હવે તમને क्या कथा गप પડે છે એના करता મને આ कलर અને डिजाइन જોવાની। अब ऐसी परिस्थिति में वहां पर क्या करना चाहिए? अब महिला जो पसंद करके ले रही है कलर और डिजाइन, अब वो ज्यादा टिकने वाला नहीं है, वो ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं। लेकिन महिला के शब्दों को सुन करके पुरुष बेचारा चुपचाप खड़ा होकर दुकान के बाहर आ जाता है। હવે यार श्रीमती जी ने વધારે કઈ કહેવામાં ફાયદો નથી બાપા, જે લાવે લાવવા, જે ગમે એને કરવા। अब क्या करेंगे आप, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। डाया पुरुष से कोई दाड़ो पर देखता है ड्यूरेबिलिटी लाइफ और महिला को उससे कोई लेना देना नहीं है। महिला को मात्र कलर और डिजाइन चाहिए था, तो दो में मेल नहीं बैठता है साहब। अब एक व्यक्ति खाली द्रव्य देखे, एक व्यक्ति खाली गुण देखे, अब दो को मिला करके इकट्ठे करो तब पता चलता है। कपड़े में तो फिर भी ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन गहने आभूषण दागीने के अंदर एक पति पत्नी दोनों गए साथ में 10 लाख का दागीना ले रहे थे, तो पुरुष ने कहा कि आ नकामू छे न लेवाय, आमा तो शू समझीने ले छे कि ना आटली सरस डिजाइन छे, आवी सरस चमक छे, आटली शाइनिंग छे। तो पुरुष ने कहा कि हवे एनी अंदर नकलीपणું ઘણું છે, समझाया गया। હવે તમે ખબર પડે છે તમને ઉપરથી જોઈને। पुरुष ने कहा कि तारा माटे हूँ पैसा बगाड़ू छो। उनको पूछा भाई इसका मेकिंग चार्ज कितना है, तो उसने बताया भाई, तो उसने कहा ठीक है मैं मेकिंग चार्ज देता हूँ, आप तोड़ो इसको। तो तोड़ा तो उसमें से लोहे के तार निकले समझे। तो पुरुष ने कहा कि आ 1 लाख की वस्तु पर નથી ने तू 10 लाख आपने खरीदवा तैयार थई।
अब क्या करना साहब, द्रव्य देखना कि गुण देखना? अब दोनों की दृष्टि अलग अलग है, तो कोई गुण देखकर चलता है, कोई द्रव्य देख करके चलता है। किसी को गुण देखने की दृष्टि ही नहीं है और किसी को द्रव्य देखने की दृष्टि ही नहीं है। तो जबकि द्रव्य और गुण दोनों का अविनाभाव भाव संबंध देखना चाहिए। आप द्रव्य की भी कीमत करो, गुण की भी कीमत करो। आजकल इसी कारण से जो है कई सब चमक दमक के अंदर बहुत चीजें आ रही है, नकली ऑर्नामेंट्स ऐसे बन रहे हैं कि जिसमें सोने का नाम ही नहीं, सोने का नाम ही नहीं है और नकली आभूषण बन रहे हैं, सोचिए। और धड़ल्ले से इसका व्यापार चल रहा है, शायद असली से 10 गुना ज्यादा नकली का बिजनेस चलता है। लेकिन वो नकली वाले असली की शाइनिंग लाएंगे, असली की समान गुणधर्मता लाएंगे साथ, तब लोगों का व्यवहार चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, द्रव्य और गुण दोनों का पहले संबंध समझ लो, अविनाभाव। एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं, इसको कहते हैं अविनाभाव। एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। गुण द्रव्य के बिना नहीं रहेगा, द्रव्य गुण के बिना नहीं रहेगा। ये बात कंपलसरी हो गई। तो जब आप कहेंगे कि हाँ साहब इस शरीर में चेतना है, तब आपको कंपलसरी कहना पड़ेगा नहीं, ज्ञान दर्शन आदि गुणवान है तब वो द्रव्य आत्मा है, नहीं तो नहीं। अब जो है न तो बाबा बोलते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, इसलिए आपको कहना पड़ता है अबे जीव न थी, अब इसमें जीव नहीं है, तब आपको कहना पड़ता है। पहले क्यों नहीं कहा? पहले तो कहा जीव है। क्यों कहा? ज्ञान दर्शन आदि गुणों का व्यवहार करके आपने कहा हाँ साहब चेतना है, अब कहा नहीं है। तो ये व्यवहार करने के पीछे आपका अपना कारण देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से आसानी से ख्याल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया, गुण गुणी भाव संबंध, ये आपको बोलना है। यहाँ पर गुण तो एक हो गया यहाँ पर आधार आधे भाव संबंध, दूसरा होगा गुण गुणी भाव संबंध, तीसरा हो गया अभिनव भाव संबंध। अब इन तीनों प्रकार के संबंधों से हम व्यवहार कर रहे हैं, तो इन तीनों प्रकार के संबंध से जो पदार्थ होगा अब वो गुण गुणी होगा। तो मतलब ये हुआ कि जब भी धुआं आपको दिखाई दे तो समझ लेना है कि आग लगी है। कोई भी फायर ब्रिगेड में फोन करता है तो ये नहीं कह रहा है कि धुआं फैला है, वो पहले ही फोन में सीधा शब्द लगाता है कि आग लगी है। साहब क्यों बोलता है? वो जानता है कि धुआं आग के बिना नहीं रहता है। तो आधार आधार आधे कौन हो गया दोनों के अंदर? आग जो है वो आधार है, धुआं आधे है। आग कारणीभूत है, धुआं कार्य रूप है। तो ये व्यवहार करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए संबंध बीच में लाइए। अब संबंध के अनुरूप आपको व्यवहार करना है, तो बरोबर जोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से ये बात व्यवहार में आ गई, द्रव्य है तो गुण अनिवार्य है, गुण है तो द्रव्य अनिवार्य है। अब देख लीजिए कि द्रव्य दिखाई नहीं देता है और गुण दिखाई देता है क्या? बोलिए। अब चारों के अंदर चार भेद करके आपको बोलना है। अब नंबर एक इसमें क्या है कि द्रव्य जो है वो बरोबर दिखाई देता है, अब लेकिन गुण नहीं दिखता है। नंबर दो, द्रव्य दिखता है, गुण भी दिखता है। जो है ना, तो एटम को जब दिखाई देते हैं
हाँ, नहीं अगर दिखाई एटम्स दिखे। आपको बाहर लो के दिखाई दे रहे, कोई माइक्रोस्कोप में देखो या कोई किसी में देख लो, फिर भी उसके गुण तो नहीं दिखाई देंगे ना। हाँ जी जी। अगर कोई एटम आदि जो है, जैसे भी जो है, जिस प्रकार क्वांटम्स है, लाइट है, अब जिस तरह से है, तो अब ये क्या करना है, ऐसी वस्तु में है। अब ऐसी वस्तु में अगर द्रव्य नहीं दिखाई देता है, लेकिन गुण दिखाई देता है। अब मोबाइल की वेव्स है, शब्द ध्वनि साउंड आती है जाती है, क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखना मतलब सुनना करना आदि सब सामने आ रहा है ना। तो अब उसमें भी आप जाइए, फिर आत्मा में जाइए, आकाश आदि में जाइए, धर्मास्तिकाय में जाइए, सभी द्रव्य है, द्रव्य के सब दरवाजे खुले हैं आपके लिए। महाराज महाराज 4 नंबर में मेरे ख्याल से धर्मास्तिका अधर्मास्तिका ही होगा 4 नंबर में, और 3 नंबर में महाराज होगा आत्मा, जो गुण आत्मा दिखती नहीं है लेकिन उसका गुण दिखता है। 2 नंबर में होगा पुद्गल। 1 नंबर में समझ में नहीं आता आत्मा का कौन सा गुण दिख रहा है महाराज। ज्ञान दर्शनादि आत्मा के तो हलचल, ज्ञान दर्शनादि सब आदमी आपके, ये तो प्रत्यक्ष है ना, आत्मा के ज्ञान दर्शन चेतना, ये तो प्रत्यक्ष है महाराज। आपको गुण दिखाई देते हैं? नहीं, ये तो समझ में तो आ रहा है ना आत्मा के। हाँ, दिखाई देते हैं कि गुण का अनुभव होता है। अच्छा, ये भी बात, इसमें भी ये भी कंडीशन है क्या? आप दोनों तरफ से आप सोच लो ना। फिर यहाँ पर तो किस अच्छा, तरह 4 से नंबर में महाराज, 4 नंबर में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय होंगे। जो दिखता भी नहीं है उसका गुण भी नहीं दिखता है। एक तो ठीक है आपका, एक तो राइट है। चलो अब इन चारों के साथ बरोबर बैठा के स्टडी कर लो। आप होमवर्क कर लेना 2 दिन ठीक है तक महाराज, ठीक है। हाँ, टाइम तो लगता ही है सर, लेकिन अब किस बात का है, हम किसको सिद्ध करने जा रहे हैं। अब या तो गुण से द्रव्य को सिद्ध करिए, जरा डिस्टर्बेंस है आज तो, या तो गुण से द्रव्य को सिद्ध करिए या द्रव्य से गुण को सिद्ध करिए साहब। दोनों तरफ आप कोशिश करिए, ख्याल आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं साहब, द्रव्य जो भी कोई नहीं दिखाई देता है, हमेशा उनके गुणों से ही, तो गुण ही द्रव्य की पहचान बनती है। गुण के बिना अदृश्य अरूपी द्रव्यों को समझा नहीं जाता है। तो ये गुण जो है वो उसके द्योतक भी है और गुण उसके भेदक भी है। दोनों शब्द ख्याल में आ गए? उमेश जी बोलिए साहब, गुण क्या? गुण द्योतक भी है और गुण भेदक भी है। गुण द्योतक भी है, गुण भेदक भी है। मतलब क्या हुआ? मतलब जो चीज दिखती नहीं उसके गुणों से पता चलता है, जैसे हवा महाराज जी। अब गुण द्योतक है ना, तो द्योतक मतलब क्या है, उसके लिए दिखाने वाले, उसके अस्तित्व को बताने वाले हो जाते हैं। अब इसी तरह से उसके भेदक भी है गुण। भेदक का मतलब क्या हुआ, पर द्रव्य से उसको भिन्न सिद्ध करने वाले भी गुण हैं। आया ख्याल में? अन्य जो पर द्रव्य है, उस पर द्रव्य से स्वद्रव्य को भिन्न सिद्ध करने वाले भी गुण ही है, इसलिए नाम दिया गया है। ये डेफिनेशन जो आई ऑलरेडी, तो ये कहां से आई है, तो गुण जो है यहाँ पर बहुवचन ले लिया है। अब गुणाहा भेदकाहा, ये डेफिनेशन में यहाँ पर देखिए मेहता जी, इसको गुणाहा प्लूरल क्यों लिया है दोनों में? सिंगुलर, अगर सिंगुलर लेकर के दोनों तरफ सिंगल होकर के व्यवहार करते तो चलता, या यहाँ पर प्लूरल लेकर के ही वाक्य रखना सही है? सर अगर गुण सिंगुलर लेते थे तो दूसरे गुण रह जाते थे, यानी एक द्रव्य के जितने गुण हैं वो सभी गुण एक दूसरे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ज्ञान और दर्शन। अगर सिंगुलर लेते हैं तो एक ही गुण हो तो काम हो जाता है, लेकिन
आकाश में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय 3 में तो एक एक गुण है, पुद्गल में 4 है, और आत्मा में कितने गुण है? अनंत है, अनंत गुण है। अब आत्मा के अनंत गुणों को बताने के लिए यहाँ पर प्लूरल शब्द लेकर के भेदक दिया है। अब आप क्या करिए, आत्मा के जितने गुण हैं उन सब का लिस्ट बना करके ऐसा गुण वाला आत्मा के सिवाय कोई अन्य द्रव्य है क्या? आत्मा के सिवाय कोई ऐसा द्रव्य हो कि जिसमें आत्मा के गुण घटते हो, तो वो होने वाला नहीं है। और सबके साथ में, खाली आत्मा के साथ ही नहीं, सभी द्रव्यों के साथ यही नियम आपको बैठाना है। चला सभी द्रव्य में, तो सब द्रव्य के साथ नियम क्या है? अपने अपने गुण अपने अपने द्रव्य में जरूर रहेंगे, लेकिन अपने द्रव्य को छोड़ करके गुण पर द्रव्य में नहीं रहेंगे। जो स्वद्रव्य के गुण है वो स्व में ही रहेंगे, स्व से भिन्न पर द्रव्य में नहीं रहेंगे। ये मैंने अपने शब्द बोला और बाद में स्व शब्द बोला, बात तो एक ही हो गई सर। तो स्व के गुण कौन से? स्व में आप जो ले रहे हो आप उसी को स्व बनाइए। आकाश को ले रहे हो तो आकाश को स्व बनाइए, आत्मा को ले रहे हो तो आत्मा को स्व बनाइए। अब उससे पर में वो गुण नहीं जाएगा। ये परमानेंट थंब रूल का नियम बन गया। गुण अपने खुद के द्रव्य को छोड़ करके पर में नहीं जाता है। लेकिन यहाँ अगर आपको कहे कि शक्कर की मिठास दूध में चली गई, तो यहाँ पर विरुद्ध लग रहा है मेरे बोलने के वाक्य से। माता जी कैसे विरुद्ध लग रहा है, बोलिए। साहब जी, शक्कर के गुण द्रव्य में आरोपित हो गए हैं। तो मैंने अभी बोला वो नियम से उल्टा हो गया कि नहीं? अभी क्या नियम बोला था? स्वद्रव्य के गुण अपने द्रव्य को छोड़ करके पर में कभी जाते ही नहीं है। ये थंब रूल का बेसिक प्रिंसिपल बन गया साहब। तो फिर यहाँ इस एग्जाम्पल में बात कैसे बैठी? साहब जी दोनों ही पुद्गल है, इसलिए दोनों समान गुण धर्म वाले। बहुत धन्यवाद। देखिए राहुल जी को पहला नंबर आया। क्यों आया, कैसे आया साहब? शक्कर भी द्रव्य है और दूध भी द्रव्य है। शक्कर ठोस द्रव्य है, दूध प्रवाही द्रव्य है। शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़कर चली गई क्या? नहीं। क्या हुआ है? शक्कर ही पिघल करके दूध में मिल गई है। तो शक्कर क्या पिघल करके दूध में मिक्स होना, ये एग्जाम्पल वो नहीं है कि दूध एक द्रव्य अपने जो है अपने द्रव्य को छोड़कर दूसरे में चला गया। वैसा यदि होता तो पुद्गल के द्रव्य आत्मा में आ जाते और आत्मा के द्रव्य गुण पुद्गल में चले जाते। क्योंकि आत्मा अनादि अनंत काल से पुद्गल द्रव्य के साथ घुल मिल करके एक रस बन करके रहा है। अनंत काल आत्मा अनादि अनंत काल से संसार में पुद्गल द्रव्य के साथ घुल मिल करके रही हुई है। अनादि अनंत काल में आत्मा कभी भी बिना पुद्गल द्रव्य के रही ही नहीं है। अंति भी बोलो, तुम्हें वाक्य और इतना बोलो तो ख्याल आवश्यक। I pass it, Maharaj Sahib. I'm still trying to work out गुणा भेदा का। अभी मैंने बोला है वो सेंटेंस बोलना है, आप इधर उधर मत जाइए। बोलो जिनल पे। मैं बोलूं? हाँ मैं बोलूं साहिब जी? हाँ बोलो। हाँ। आत्मा अनादि काल अनंत काल से बिना पुद्गल द्रव्य रही नहीं है। अनंत काल से आत्मा पुद्गल द्रव्य के संयोग संबंध के बिना रही नहीं है। तो अनंत काल से आत्मा पुद्गल के साथ घुल मिल करके रहती है, फिर भी
अनंता अनंत काल में पुद्गल का एक भी गुण आत्मा में नहीं आया, आत्मा का एक भी गुण पुद्गल में नहीं गया। बोलो जिनल बहन, बोल सो बरोबर जी। अनंत काल से आत्मा, सॉरी महाराज साहब, बैठाओ, हाँ वाक्य रचना बैठाओ दोनों तरफ से। अनादि अनंत काल से आत्मा पुद्गल के बिना रही नहीं है, फिर भी आत्मा पुद्गल के गुण आत्मा में कभी गए ही नहीं है, जाते ही नहीं है। 22 वर्षा। हाँ, तो आत्मा के गुण पुद्गल में कभी नहीं आते और पुद्गल के बराबर है। हाँ जी, देखिए आत्मा अनंत अनंत काल से पुद्गल के बने हुए शरीर में ही तो रह रही है, कभी भी आत्मा बिना शरीर की संसार में रही नहीं है, अनंत अनंत काल में नहीं रही। जब भी रही है तो कोई ना कोई शरीर बना के रही, जब भी रही है तो शरीर के बिना रही नहीं है था। अब इतनी अनंत अनंत काल तक आत्मा एक शरीर में रहते हुए, पुद्गल के पिंड में रहते हुए भी इतने अनंत अनंत काल में एक भी पुद्गल का गुण आत्मा में नहीं आया और एक भी आत्मा का गुण पुद्गल में नहीं गया। पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श आत्मा में आया ही नहीं और आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र रंग आदि जो है पुद्गल में कभी गए नहीं। ये नियम फिक्स हो गया, सभी द्रव्य में सेट करिए, सभी द्रव्य में लगाइए। हम अनंत अनंत काल से आकाश में रह रहे हैं कि नहीं? बिना आकाश के आत्मा रही है क्या कभी संसार में? नहीं। तो आकाश का अवगाहना प्रदायक गुण हमारी आत्मा में आ गया क्या? ये हमारी आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण आकाश में चले गए क्या? नहीं। नियम क्या है? स्वद्रव्य के गुण स्वद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में अनंत अनंत काल में कभी नहीं जाता। तो जब भी आत्मा ज्ञान दर्शन आदि गुण जब भी रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा में ही रहेंगे, भले ही काल कितना ही बीत जाए, इससे क्या हो गया? इसलिए आत्मा क्या है? एब्सोल्युटली अबव द टाइम से अकाल, आत्मा बिल्कुल अकाल कक्षा में, काल का कोई असर आत्मा पर नहीं होता है, ऐसा कहलाया। तो आत्मा अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है। स्वतंत्र किस लिए है? गुण के कारण स्वतंत्र है। आत्मा ही नहीं, सभी तो द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है। क्यों है? सबके गुण अपने अपने स्वतंत्र है, एक दूसरे के किसी के गुण किसी में नहीं जाते हैं। भले ही रहे, हम रहने के लिए घर बनाया है आत्मा ने, शरीर जो है ये आत्मा के रहने का घर है। तो आत्मा ने ही बनाया है। किससे बनाया है? आत्मा से घर नहीं बनेगा, पुद्गल के परमाणुओं को लेकर के शरीर बनेगा और उसी में आत्मा को रहना पड़ेगा। अब शरीर बनाने के लिए संसार में 84 लाख योनियां, अब वो अपने अपने कर्म के हिसाब से जाए, कभी कीड़े मकोड़े में जाए, कभी हाथी घोड़े में जाए, कभी देवनारकी में जाए, कभी मनुष्य में। अब वो कर्म का खेल है। अब जहां जाएगी कर्म के हिसाब से उस योनि में उत्पन्न होगी, वैसा शरीर बना ले। बिना शरीर बनाए संसार में नहीं रह सकती, तो शरीर तो बनाना ही पड़ेगा। भले ही बनाए, कितनी भी बार बनाए, कितनी भी बार नहीं, अनंत अनंत बार बना ले, फिर भी आत्मा के अंदर पुद्गल द्रव्य का एक भी गुण वर्ण गंध रस स्पर्श कभी आएगा ही नहीं। आत्मा के ज्ञान दर्शनादि गुण कभी नष्ट होकर पुद्गल में जाएंगे ही नहीं। इला बहन जी, अब इसका मेडिटेशन करना है। ये बेस बन गया साहब। अब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन मैंने सिर्फ रहने के लिए शरीर बनाया है। मैं आत्मा आधेय हूँ, शरीर आधार है। अब शरीर और आत्मा एक नहीं है। शरीर पुद्गल है, आत्मा चेतन है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर के गुण पुद्गल के हैं,
शरीर में वर्ण गंध स्पर्श ही रहेंगे, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ही रहेंगे। आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र कभी नष्ट होते ही नहीं है। आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि आत्मा को छोड़कर पर द्रव्य में कभी जाते ही नहीं है। पर द्रव्य के गुण पर द्रव्य को छोड़कर कभी आत्मा में आते ही नहीं है। अब आप इसको अंदर ही अंदर घूरते ही जाइए, घूरते ही जाइए, घूरते ही जाइए। अब आपको 2 मिनट नहीं, 4 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, अब आप करते करते जब ये प्रैक्टिस होती जाएगी तो 10 मिनट बढ़ेंगे, 20 मिनट होगी, 30 मिनट होगी, पूरी सामायिक आपकी 48 मिनट इसी ध्यान साधना में जब हो जाएगी तो ये ध्यान ज्ञान के आधार पर है। जैसा ज्ञान बढ़ेगा वैसा ध्यान बढ़ेगा। ज्ञान सही नहीं होगा, ध्यान गलत हो जाएगा। अब जो लोग ध्यान कराते हैं, मैं शरीर में देखता रहूं, मैं शरीर की वेदना संवेदना को देखता रहूं, शरीर की वेदना सबसे कहीं पर भी घुटने में हो रही है, मैं साक्षी भाव से देख रहा हूँ, इसको ध्यान कहते ही नहीं है। ऐसा ध्यान नहीं होता है। आपको शरीर का विस्मरण होना चाहिए। आपको कि मैं श्वास को देखता रहूं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास का आगे का दरवाजा नाक है, श्वास के जाने का दरवाजा नाक है, अब श्वास को देखता रहूं। ये ध्यान नहीं है। आपको श्वास देखनी नहीं है, आपको नाक देखना ही नहीं है, आपको शरीर के किसी भी अंग में हो रही वेदना पीड़ा संवेदना को देखना ही नहीं है। वो देखेंगे तो शरीर का ध्यान हो जाएगा और पुद्गल द्रव्य का ध्यान हो जाएगा। आप इन बातों को छोड़िए, आप सिर्फ अपने आत्मा स्मरण को करिए, आत्मा को देखते रहिए, आत्मा की अनुभूति करते रहिए और आत्मा को शरीर से सर्वथा भिन्न अनुभव करिए, शरीर को आत्मा से सर्वथा भिन्न अनुभव करिए। ध्यान ये आपकी अनुभूति है। मेडिटेशन इट इज फॉर योर ओन एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ ओन इंडिविजुअलिटी एंड एग्जिस्टेंस। आत्मा का ध्यान है, शरीर का ध्यान मुझे नहीं करना है। शरीर पुद्गल का पिंड है, पुद्गल पर पदार्थ है, आत्मा स्व पदार्थ है। आत्मा से भिन्न स्वद्रव्य, आत्मा से भिन्न पर द्रव्य पुद्गल है। मुझे पर का ध्यान नहीं करना है, पर का विस्मरण करके आत्मा का स्मरण करना है। बस आत्मा के स्मरण में एकाकारता आ जाए, एकाग्रता आ जाए, पर का सर्वथा विस्मरण हो जाए, यही आत्म ध्यान है। ऐसा आत्म ध्यान भले थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन निद्रा 1000 गुनी ज्यादा हो जाती है। आत्म ध्यान से कर्मक्षय का प्रमाण बढ़ता जाता है। पर पुद्गल द्रव्य का ध्यान करोगे तो आत्मा का विस्मरण हो जाएगा। इसको ध्यान नहीं कहते हैं। आत्मा का स्मरण करते हुए पर द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का सर्वथा विस्मरण करना, यही आत्म ध्यान है। ऐसे आत्म ध्यान की तल्लीनता, तदाकारता, तन्मयता बढ़ेगी, तभी कर्मों की निद्रा बढ़ेगी, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये आप समझ लो। द्रव्यानुयोग सीख रहे हो, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स, फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर समझ लेंगे, मेटाफिजिक्स के अंदर चेतन आत्मा को स्पिरिचुअल पॉइंट समझ लोगे, तो दोनों एक रूप है। इस समय दोनों एक होते हुए एक दूसरे में आधार आधे भाव, दोनों घुल मिलकर एक नहीं हो गए हैं, एक दूसरे में आधार आधे के संबंध से रह रहे हैं। शरीर आधार है, आत्मा आधे है। शरीर पुद्गल द्रव्य है,
आत्मा चेतन द्रव्य है, बस इनका रियलाइजेशन करना है। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा ध्यान करने बैठे हो तो बाकी सब का विस्मरण करके आत्मा का ध्यान करो। इसलिए आपका ये द्रव्यानुयोग का ज्ञान ये आपके ध्यान में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। द्रव्यानुयोग तो पदार्थों की क्लैरिटी समझने के लिए है, पदार्थों की इंडिविजुअलिटी समझने के लिए है, लेकिन ध्यान तो आत्मा का करना है, पर द्रव्य का ध्यान नहीं करना है। पर द्रव्य से भिन्नता का अनुभव, वो जो अनुभूति होनी चाहिए हमको, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो आत्मा का होना चाहिए। हमारा ये ध्यान आगे बढ़ना चाहिए। अब ऐसे जितने गुणों को, जिस स्वरूप को कर लेंगे आप, फिर आपका ध्यान बहुत ही अद्भुत कक्षा का बनता है। थोड़ा सीखो लेकिन थोड़ा ध्यान भी करो, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, थोड़ा